वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो यही से ज़रा शुरू कर लेना। जरदारी साहब आज बहुत अरसे बाद खुद फिजिकली पेश हुए हैं। पिछली दफ़ा जब फ़र्द जुर्म आयद हुई थी तो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे। आज तोशा खाना केस में खुद पेश हुए हैं। इनकी मुश्किलात में दोबारा इजाफा होता लग रहा है, या बस अब ये हल्की फुल्की मौसीकी आना जाना लगा रहेगा, या नहीं दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल में 3-4 महीनों में सारे केसेस के फैसले हो जाने हैं, जितनी मर्जी ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर लें। और इनके केसेस जो हैं वो फैसले की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। और आसफ जरदारी साहब भी, और उससे भी ज़्यादा सीरियस केस शहबाज और हमज़ा का है। और मेरे ख्याल में ये सारी बातें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये महीने जो हैं ये इनके लिए ज़्यादा तकलीफ़ दें हैं और इनके केसेस में ज़्यादा पेश रफ्त होने का कभी इम्कान है। यानी सर, आपने पहले ये भी कहा था कि ऐसा लगता है कि गिरफ्तारियों का मौसम ख़त्म हो गया है, अब ज़मानतों का मौसम है। तो ये ऐसा ही है या नहीं, अब दोबारा गिरफ्तारियों का मौसम आने का इम्कान है? मेरा ख्याल है केसेस अपने फ़ैसले की तरफ जाने वाले हैं और गिरफ्तारियों की ज़रूरत की बजाय फ़ैसले होने चाहिए। 226 केसेस हैं मुख्तलिफ नैब के, उसमें अगर ये 26 के या 20 के या 12 केसेस के मेन केसेस के फ़ैसले हो जाएं तो बेशक 26 में से 12 को बरी कर दें, 12 को सज़ा हो जाए, तो नैब अपने मकसद की तरफ बढ़ रही होगी। और नैब का जो ताना है नैब पे सारे पाकिस्तान का कि फ़ैसलों की तरफ नहीं बढ़ रहे, उसमें भी कुछ कमी वाक़ई होगी। अच्छा, आपने कहा नैब अपने फैसलों की तरफ बढ़ रही होगी, लेकिन नैब उस्मान बुज़दार साहब को बुलाकर किस फैसले की तरफ बढ़ रही थी? देखें, उस्मान बुज़दार साहब का इस वक्त फ़ैसला केस की तरफ जा रहा है, लेकिन जहाँ तक कि गवर्नमेंट का तल्लक है, इमरान ख़ान का तल्लक है, वो उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है। और अभी तो ये केस शुरू हुआ है, कितना अरसा लेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा और वो इमरान ख़ान की पूरी सपोर्ट उसके साथ है। केस का फ़ैसला क्या होता है ये मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका लेकिन तज्जिया ये है कि खुद खान साहब को भी हमारी तरह, आपकी तरह हैरत भी होगी कि यार बुज़दार साहब को बुला लिया है नैब ने, ये क्या हुआ है? नैब इंडिपेंडेंट अदारा है और बाज़ इमरान ख़ान को हैरत होती होगी कि यकीनन के बाज़ केसेस का टीवी पे ही आए तो पता लगता है केस बन गया, वरना इससे पहले तो पता नहीं लगता कि केस बना या नहीं बना। आप इस तरह कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का केस बड़ा सीरियस है, जरदारी साहब से भी ज़्यादा, ये आपको इस तरह बुज़दार साहब का मामला सीरियस लगता है या बस ऐसे ही है? बस देखें, मैंने बुज़दार साहब की सफाई के कोई नहीं देखा टीवी, लेकिन मैं जहाँ तक जिस गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ उस गवर्नमेंट में इमरान ख़ान उस्मान बुज़दार के साथ इस वक्त, जिस वक्त मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, उस वक्त भी उसके साथ खड़ा है। सही है। तो इसका मतलब ये कयास आ रही हैं कि जनाब ये जा रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सही, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ऐसा कोई नोटिस सही है। हमारी तरफ कुछ इरादे हैं कि वफाकी हुकूमत के? यहाँ बड़ा शोर पड़ा हुआ है सिंध के हवाले से कि जनाब नहीं। कुछ नहीं है। देखें, सिंध में अगर कोई ये कह रहा है कि सिंध की हुकूमत को ख़त्म करने लगे हैं या गवर्नर राज आ रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई बात हो रही है। सही है। और सिंध में हालात इसी तरह चलते रहेंगे, टख टुख लगी रहेगी एक दूसरों के ख़िलाफ़। असल बात है कि मीडिया में सारे लगे हुए हैं। जब तक मीडिया जिस कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देगा, जिसकी भी बात करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, इस तरह बात जो है वो कोई इस तरफ नहीं जा रही कि खुदा न खास्ता कि सिंध की हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा है। सही है। ये मेरी अपनी भी राय है कि शायद ये तो हो सकता है कि वफाक अपने तौर पे कुछ ऐसे इक़दाम करने की कोशिश करे कि जिससे कुछ काम हो कराची में, और कल को जब पीटीआई से पूछा जाए कि भाई आपने क्या क्या कराची के लिए, तो वो भी कुछ गिनवा सके। लेकिन हुकूमत को गिरा कर एक नया सियासी महाज खोलने के किसी मूड में नहीं है पीपल्स, ये पीटीआई मेरे ख्याल में। आपकी भी यही ओपिनियन, राइट? बिल्कुल, मेरी भी यही राय है और इसमें मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। सही, इसमें ऐसी कोई राय आपको लगती है कि ऐसा कुछ हो जहन में? नबील कबूल साहब ये कहते हैं जनाब कि शायद वफाक के जहन में ऐसा कुछ हो कि कोई तगड़ा गवर्नर, यानी कि इमरान इस्माइल साहब हमारे बड़े अजीज़ हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं वो कहते हैं जनाब, लेकिन कि जनाब कोई ऐसा गवर्नर सलमान तासीर टाइप का इस तरह का जो कि ज़रा ज़्यादा एग्रेसिवली पीटीआई को लेकर चल सके, इस तरह का कोई इरादा हो? आपको ऐसा कुछ लगता है होता हुआ? मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में कराची में अब किसको, आप असद उमर को तो नहीं भेजना वहाँ पे। तो कराची में आज असद उमर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है ML1 में, इसलिए मेरे नाम पे उनके शुक्रिया के अल्फाज हैं। और हफीज़ शेख ने और स्पेशली जनरल आसम ने, CPAC के जो प्रोजेक्ट हेड हैं, इस वक्त मैं
कोई बड़ी तब्दीली नहीं देख रहा, छोटी मोटी चोंचें लड़ती रहेंगी, मीडिया ये खेलते रहेंगे, और मीडिया खेलने में किसी को कोई इतराज़ नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल, मेरी भी ये राय है, सही। और इसी तरह हल्की फुल्की मौसीकी में ही अगले 2, 2.5, 3 साल निकल जाएंगे, यहाँ तक कि अगले इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, और ख़ास तौर पर हमारा जब ML1 काम करेगा तो उसके असरात जो हैं कि कराची में और लाहौर में जब 8 घंटे में फ़ैसला होगा, फासला तय होगा, और पिंडी लाहौर 2-2.5 घंटे में होगा, तो आवाम के जज्बात और बेहतर होंगे, और इस प्रोजेक्ट के जो असरात हैं जो बराह रास्त आवाम पे पहुँचेंगे तो इसके भी बड़े दूररस नताइज निकलेंगे। और फिर शायद अगर हम एक लम्हे को यही मान लें कि जनाब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा अगले इलेक्शन तक, तो फिर अगला इलेक्शन फिर एक वो नया माहौल होगा, एक नई सियासी बिसात होगी, फिर उसमें नए जो बाहर हैं वो वापस आएंगे, जो अंदर हैं वो बाहर आएंगे, फिर एक नई बिसात सजेगी आपके ख्याल में, या वो भी शायद एक तसलसल ही होगा? ये सवाल पूछने का बैकग्राउंड। बाहर वाले अंदर आएंगे, जी, अगर बाहर वाले अंदर आएंगे तो यहाँ कई और डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे। सो बाहर वाले बड़ी मुश्किल से बाहर गए हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी मनसूबाबंदी के तहत बाहर गए हैं, और कई और लोग बाहर जाना चाहते हैं जो कि पथराव ग्रुप है, और ये जो पथराव ग्रुप है जो बाहर जाना चाहता है वो भी नहीं जा सकेगा। और दोनों ये तो पहले ही नाअहल हैं, और बाकी लोगों का केस फैसला करेगा कि वो अहल रहते हैं या नाअहल होते हैं। और जब नाअहलों की एक काफ़ी तादाद होगी तो मेरा ख्याल है काफ़ी लोग सुख और चैन की सूरत से गुजर रहे होंगे। आपने ये भी राय दी थी, बल्कि आपकी इत्तला थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिसका अभी तस्करा किया, वो कोशिश करती रही कि जनाब कुछ बाहर जाने का सिलसिला हो पाए। बाहर तो नहीं जा पाई, लेकिन क्या वो दोबारा अंदर जा सकती हैं आपके ख्याल में? देखें, केसेस तो उनके सीरियस हैं, अंदर जाना या बाहर जाना। तो अगर एक आदमी ने इलेक्शन के लिए नाअहल है तो उन्होंने जिद्दोजहद, कोई उनसे ये तो पूछे इतने महीने आप खामोश क्यों रही हैं? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इतने महीने, साल, 1.5 साल आपकी खामोशी की क्या वजह थी? अगर वोट को इज़्ज़त दो ही आपका बयानिया था तो उसको ब्रेक क्यों लगी हुई थी? उनका एक ही एजेंडा था कि उस पर पूरे मुज़ाकरात चल रहे थे, मामलात चल रहे थे कि मुझे बाहर जाने दो, लेकिन इमरान खान की तरफ से नो का जवाब था। लेकिन ये आपके इस ऐसे माहौल में शेख साहब, आपके दोस्त जो आप कहते हैं मेरी पार्टी का आदमी है, शहबाज शरीफ साहब, ये क्या सोच कर वापस आए थे आपके ख्याल में? अब आगे फंस गए हैं? एक्चुअली तो देखें, अब तो उसके लिए ख़राबी उसकी भतीजी कर रही हैं। वो ये सोच के आए थे यहाँ लाशों का अंबार होगा। अब देखें ना, इंडिया में 67,000 65,000 केसेस हैं और 1,000 अमवात हैं, और पाकिस्तान में 6-7 अमवात हैं और चंद 100 केसेस हैं। और कुदरत ने बड़ा कमाल किया, और इमरान खान की स्ट्रेटजी भी कामयाब रही, और पाक फ़ौज भी सारी हुकूमत के पीछे खड़ी थी कमांड एंड कंट्रोल के नाम पे, और उससे बहुत फ़र्क पड़ा। दुनिया में बेहतर केस होने वाले मुल्कों में पाकिस्तान वायरस में सबसे बेहतर केस की परफॉर्मेंस देने वाले मुल्कों में शामिल हो गया। और शहबाज शरीफ का ये ख्याल था कि जब लाशें ही लाशें होंगी और हुकूमत के पास नाअहली होगी और हुकूमत को डिलीवर नहीं कर सकेगी, तो उसके लिए ये बेहतर माहौल होगा। और जो चीज़ें वो सोच के आई थे वो बिल्कुल उलट साबित हुई, और वो लोग भी जो ये समझ के आए थे कि शायद उनकी हेलो हाय है, लेकिन वो हेलो हाय भी कामयाबी से नहीं हमकिनार हुई और नाकाम हुई। ओके। लेकिन इस पर तो शेख साहब मुझे समझाएं ज़रा ये बात, ये मैंने काफ़ी और लोगों से भी पूछी कि एक ऐसे माहौल में कि जब मरियम नवाज शरीफ साहबा, नवाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, राना साहब, और ये पूरी फहरिस्त, हनीफ अब्बासी साहब, ये सब जेलों में जा के वापस आ गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो कि बहरहाल अपनी टोन में बड़े मोहतात रहते हैं, उनकी जहनीत एक बिल्कुल अलग ही है, आप खुद कहते रहे बार बार, उनका बेटा जेल में और मुसलसल जेल में 1.25 साल हो गए। ये ऐसा क्या मामला मुख्तलिफ हमजा शहबाज के साथ कि सब जाके बाहर आ गया, उनका नंबर नहीं आ रहा? मैं एक तारीखी बात आज आपके प्रोग्राम में, कोई बात तो होनी चाहिए ना, बताना चाहता हूँ। हाँ, बताएं। जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो ये फ़ैसला किया गया कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे लिए मेरा बेटा हमजा शहबाज जो है वो पंजाब में होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट हैं और काम चल रहा है। उनकी ये ख्याल थी कि ये ख़ानदान का सिलसिला कि वो प्राइम मिनिस्टर हो, उनका बेटा चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन नवाज़ शरीफ ये नहीं माने और बात जो है वो खाकान अब्बासी पे आ गई। अब मसला ये है कि उनके ख़ानदान में बेशक कोई माने या ना माने, जिस वक्त तक वो जा रही थी गाड़ी में, शहबाज शरीफ उसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था
नवाज शरीफ को यहाँ पहुँचाने में भी मरियम साहबा का बड़ा हाथ है, और जो कुछ वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर उन्होंने किया, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब आज वहाँ पहुँचे हैं, वो उसी नतीजे पर ये समझ रही हैं कि अगर मेरा कुछ नहीं बन रहा, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, तो फिर किसी और का भी कुछ ना बने। अगर मेरी कोई बात नहीं बन रही, अगर मैं दवाई देने की पोजीशन में नहीं हूँ कि बाहर जाके दवाई दे सकूँ, तो फिर कोई और अपने लिए ताश की राह क्यों हमवार करे। सो यक न शुद्ध दो शुद्ध, खुद भी ख़राब होंगी और दूसरों को भी ख़राब करेंगी। मेरे ख़्याल में आसफ़ ज़रदारी ख़ानदान और नवाज शरीफ ख़ानदान की सियासत का चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। जो इस मुल्क के अहम अदारे हैं, जो इस मुल्क के अदारे मैटर करते हैं, उनके नज़दीक उन्होंने इनका दोनों का सफ़ा फाड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत देखा है, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। अच्छा, तो मैंने सवाल हमज़ा की गिरफ्तारी से मुताल्लिक किया कि वो बाहर ही नहीं आ पाए, वो तो इसके पीछे भी फिर यानी इस सब में अगर ये सारी बातें ठीक है, तो हमज़ा का क्या कसूर है, क्योंकि ज़मानत तक नहीं हो पा रही उसकी। अगर मरियम बीबी अपने तौर पे जो भी ज़मानत मैंने तो नहीं लेनी ना, अदालत ने लेनी है। जिसने शहबाज की ली है वो लेना चाहे तो उसकी ले सकती है। ना मेरे कहने से अंदर गया, ना मेरे कहने से ज़मानत होगी। उनके केस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और मैं बार बार, क्योंकि मेरी पार्टी का बंदा है, उसको समझाता रहता हूँ। हर टीवी शो पे कहता हूँ कि शहबाज शरीफ और हमज़ा का केस बड़ा सीरियस है, और उसे अपनी बचत के लिए तावीज़ दारू, कोई दवा दारू करना चाहिए, कोई तावीज़ ढूंढने चाहिए, कोई दम शम करवाना चाहिए, वरना उसका केस बड़ा संजीदा है। अच्छा, लेकिन ये आपने भी कहा है कि ये मरियम, और ये तोशा का केस भी बड़ा संजीर है। अच्छा, ये देखें, तोशा का केस भी सीधा सीधा ही है, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा मसले कोई नहीं है। ये केस भी बिल्कुल जा पुत्र रावी कोई आवी ना जावी। ये केस भी तोशा के जो हैं, ये बड़े सीरियस केस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी बहस और तमहीद की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा फैसला होना है, और जल्दी फैसला होना है। और ये इस लिहाज से, यानी मुझे तो इतना याद पड़ता है, शायद पाकिस्तान की हालिया तारीख का एक बड़ा हाई प्रोफाइल के इसलिए कि एक ही केस है कि जिसमें 2 साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब और फिर ये नवाज शरीफ साहब और एक साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब, तो इस एतबार से बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस भी है जिसमें आज ज़रदारी साहब पेश हुए हैं। ये तोशा खाना केस, तोशा खाना का केस आसान है, पेचीदा नहीं, सीधा साधा केस है। क्योंकि बाकी केसों में तो मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल लाओ, गवाह लाओ, शाती लाओ, सबूत लाओ। ये केस तो बिल्कुल सीधा साधा है तोशा खाना वाला, के जिसमें इनकी बचत नहीं है। ओके। अच्छा, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब तो वापस नहीं आते ना फिलहाल? नहीं नहीं नहीं, इतना वो इन सब से ज़्यादा समझदार है। वो कम खर्च और बाला नशीन है। वो उसने कम खर्चे से अपनी जान छुड़ाई है, और वो बाहर से बाहर है। ता वक्त है कि कोई ऐसे हालात मुल्क में पैदा हो जाएं कि उनको यहाँ पे हर सूरत में पेश होना पड़े। उसके अलावा मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान आता नहीं देख रहा। ये तो मरियम और शहबाज भी कोशिश करेंगे कि हमारे बाहर जाने का सिलसिला हो। सो बाहर से आने का तो मैं सवाल इस वक्त नहीं देख रहा। कहीं कुछ मामला हो जाए, कहीं कुछ उनको जमानत हो, कहीं कुछ उनको यकीन हो, या कोई अदालती ऐसी जरूरत पड़ जाए तो अलग बात है। इमरान खान के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है। इमरान खान के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा, जब तक इमरान खान वजीर आज़म है, इनमें से किसी को कोई रियायत मिलने का कोई इम्कान नहीं है? कोई इम्कान नहीं। शेख साहब हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कुछ मासूमाना सवालात करने हैं आपसे मजीद ब्रेक के बाद। जब टेलीनॉर 4G पे डेटा मिले मोर से ज्यादा, तो स्ट्रीमिंग करो मोर से ज्यादा, चैटिंग करो मोर से ज्यादा, बातें करो मोर से ज्यादा, और रहो हमेशा टेंशन फ्री मोर से ज्यादा। हिलाल कैंडीज के अंदर टेस्ट का समंदर। हिलाल कैंडीज। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। इन दागों को बनाते हैं और सख्त।
अब इन जिद्दी दागों का सफाया करेगा नया एरियल। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे सख्त दागों की गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। तो रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा। तू बदलेगा सब बदलेगा, जो आज तेरी की छाई है तू रोशनी इसमें भर देगा। घर पे रहो तुम अपने, फैलाओ ये पैगाम, तेरे मेरे हाथों से होगा सिर्फ पाकिस्तान, होगा साफ पाकिस्तान। पिछले 50 सालों की तरह हम ऐसी ही खुशियां बांटते रहेंगे। पीक फ्रेंड्स, स्प्रेड द जॉय। ASF सिटी कराची मेन सुपर हाईवे पर DHA सिटी से मुत्तसिल एक मुकम्मल स्मार्ट सिटी 80 गज, 125 गज, 250 गज और 500 गज के रिहायशी प्लॉट्स और मुनाफा बख्श कमर्शियल प्लॉट्स। महफूज तरीन सरमायाकारी। ASF फाउंडेशन की गारंटी के साथ ASF सिटी कराची, बेहद मुनासिब कीमतें, बहुत आसान किस्तों में अदायगी। ASF सिटी कराची, हमारा इंतखाब। राब्ता कीजिए स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, UAN 1111160, वेबसाइट starmarketingonline.com। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। शाही की हर प्रोडक्ट मकबूल से मकबूल तक, लजीज से लजीज तक। शाही का है तो अच्छा ही होगा। राया लाहौर DHA फेज 6 की बेमिसाल लोकेशन पर वाक़ 18 ग्रीन कॉन्डोमिनियम्स में बसे गोल्फ कोर्स एंड लेक फेसिंग लग्जरी अपार्टमेंट्स, 400 एकड़ कुशादा, एक शानदार गेटेड कम्युनिटी। बुकिंग के लिए 11133333 ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। मस्ती की ऑफर, इनका साइज है बिगर, इसमें कोबरे का वंडर, the sweeter the better। हिलाल कैंडीज के अंदर टेस्ट का समंदर। हिलाल कैंडीज। बैंकर हूँ, काम में टॉप परफॉर्म, मगर बैंकिंग से ज्यादा अच्छा बैंड में वायलिन बजाता हूँ। कॉलेज में एक डिफरेंट किस्म का बैंड स्टार्ट हुआ और अभी तक ब्रेक नहीं लगा। जॉब बन गई हॉबी और हॉबी लाइफ। डिफरेंट होना आसान नहीं, बट इट्स अ फन राइड। जैसे मेरी स्पोर्टेज बाकी कार से डिफरेंट है, स्पेशल है। किया स्पोर्टेज, डिफरेंट इज गुड। पाकिस्तान के नंबर 1 नेटवर्क की तरफ से आजादी मुबारक। Pakistan's number 1 network, Zong 4G। Zong 4G अब है पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क। Zong 4G, एक नया ख्वाब। ये है पाकिस्तान। यहाँ चाय के चाहने वालों के अंदाज हैं बेशुमार, और जो समझे हर एक निराले अंदाज को, वो है टपाल। चाय के चाहने वालों के अंदाज कई, पर चाय सिर्फ टपाल, हमारी नेशनैलिटी। जी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब ये मईशत के हवाले से अगर बात करें, ज़ाहिर है आपसे भी जब भी कोई पूछता रहा है कि जनाब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपके इकॉनमी सबसे बड़ा चैलेंज है। इकॉनमी के हवाले से आपके ख्याल में आगे भी बड़े बड़े चैलेंज है, या जो सबसे बदतरीन वक्त था वो गुजर गया है? मेरे ख्याल में गुजर गया, और ये तीसरा साल जो थोड़े दिनों बाद शुरू हो जाएगा, ये इकॉनमी बेहतर होने जा रही है।
और कोरोना में भी जिस तरह के हालात रहे, देखें एक्सपोर्ट बढ़ गई है, दया बादशाह डैम जो है वो शुरू हो गया है, ML1 का एकनिक से अप्रूवल होगी, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी उसकी मंजूरी दे दी है। इसी तरह हमारे जो फाइनेंशियल हालात हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है, वो सब बेहतरी की तरफ जा रही है। और मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इमरान खान की हुकूमत का ये बेहतरी का साल होगा, क्योंकि चौथा साल तो इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाती है। फिर तो अगर आप कोई सड़क गली बनाएं, कोई वो लोग कहते हैं जी वोट आया, टाइम आया, तो फिर ये आ गए हैं। सो यही साल है जिसमें हमने अपनी कारकर्दगी दिखानी है। सही है। अच्छा, आप शेख साहब, ये आपने भी कहा, काफ़ी और लोगों की भी राय है कि जनाब ये नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, ये अब प्रैक्टिकली अब पॉलिटिक्स में फ़ाल होने का इनका इम्कान नहीं है। पीपल्स पार्टी की हद तक जरदारी साहब के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो उनका मुस्तकबिल कैसा है आपके ख्याल में? मैं तो दोनों ख़ानदानों की सियासत नहीं देख रहा जी, दोनों ख़ानदानों की सियासत नहीं देख रहा। आप ये सारे मीडिया देखें, बजाय जलसा करने के अगर मैं एक ज़ोरदार और घून गरज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं तो ज़ाहिर है वो तो जानी है। जब वो जानी है तो मुझे जलसा करने की क्या ज़रूरत है। आसिफ जरदारी के केसेस में अगर कोई ये समझ रहा है कि बिलावल उससे साफ साफ या बाल बाल बचेगा, तो मेरा नहीं ख्याल। बहुत सारे केसेस में बिलावल भी मुलव्वस हैं। और पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ की आइंदा की सियासत जो है, मैं आज के दौर में तो नहीं देख रहा, कल का गैब का इल्म अल्लाह को पता है। अच्छा, यानी आप ये अदालती मामलात में बिलावल साहब को भी मुश्किलात में देखते हैं? वो कहते थे जब ये सारे केसेस, उस वक्त तो बिलावल साहब की उम्र ही क्या थी जब ये सारे केसेस उन पे डाले हुए? लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे सबूत हैं कि उम्र के बाद भी वो उम्र से हट के काम करते रहे हैं और उनका अमल दखल है और वो कागज़ों में साबित है। अच्छा, लेकिन जरदारी साहब के बारे में तो कहते हैं कि जनाब वो अपने मामलात ठीक कर लेना जानते हैं। हम जानते हैं पहले भी वो किस तरीके से मुश्किलात में फंसे थे, फिर मामला ठीक हो गए, यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब की बलूचिस्तान की हुकूमत भी गिरवा दी उन्होंने और सारा तो अब नहीं लगता कि वो दोबारा के मामलात कुछ ना कुछ सेट कर ही लेंगे? हर रोज़ जुमा नहीं होता ना, या हर रोज़ इतवार नहीं होता, एवरी डे इज़ नॉट संडे। मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब के केसेस अपने अंजाम को इस दौर में पहुँचेंगे। पिछली दौर में हुक्मरानों की ये ख्वाहिश थी कि भाई इस मसले को करके अगर उनको टाइम मिल जाता है तो सब NRO जो था वो सदर मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती थी, और वो गलती इमरान खान नहीं करने जा रहा। और शेख साहब, इशारों के नाम में इस पर बड़ी बातें होती हैं, तबसरे होते हैं, तो मैं भी ज़रा मोहतात अंदाज से आपसे पूछ लूँ, सही है खान साहब के मामलात ठीक सब ओके है? 110% ओके है। अच्छा, छोटी मोटी टुक टक तो हुक्मरानियों में लगी रहती है। सही है, छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है, सब मामलात बिल्कुल ठीक है। और आप देखें कि इस वक्त जो है सऊदी अरब के मामलात भी ठीक हो गए हैं, जो थोड़े बहुत मामलात बने थे वो आगे से भी दोबारा बेहतर हो गए हैं। चीन से मामलात ठीक हैं। सो सारी तरफ मामलात ठीक चल रहे हैं, और इमरान खान इतना भोला नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है उसको। अगर कोई ये समझे बैठा है कि इमरान खान इस बात को समझता नहीं है कि मुल्क कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं, लोग इमरान खान को ये नहीं मुखालफीन नहीं समझ सके। एक फजलुर रहमान है जो कि असल अपोजिशन कर रहा है, बाकी तो एक NRO की मार है जो उनको नहीं मिल रहा, बाकी तो एक NRO की मार है कि हमें, अब मैं क्या आपसे अर्ज़ करूं कि फजलुर रहमान की ये ख्वाहिश जो है इसलिए पूरी नहीं हो रही कि वो असम्बलियों से निकलना नहीं चाहते, और फजलुर रहमान चाहता है कि ना मैं बसाऊं ना इनका घर बसे, ना मैं रहा हूँ ना मेरे पास कोई चीज़ है ना इनके पास कोई रहे। तो ये इतने भोले नहीं हैं। आप देखें ना, कहाँ गई आपने 1 महीना 1.5 महीना, वो कौन सी मीटिंग आप बुला रहे थे, क्या कह रहे थे अपोजिशन की? APC को वो किसी ने पूछा है, किसी एंकर ने कि APC किधर है भाई? आपको तो पहला सवाल इनसे करना चाहिए। नहीं पूछा है, हर टॉक शो में ये सवाल हो रहा है, बल्कि आपका बयान दे के हवाला हो रहा है कि आपने कहा था ईद के बाद APC नहीं, ईद के बाद तो मुहर्रम होगा, और मुहर्रम ही हो रहा है, ईद के बाद APC तो कोई नहीं हो रहा, शाम गरीबा होगी। और वही उस पर ये कहते हैं वो कि जनाब मौलाना साहब कुछ चीज़ों पर नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी वजह है और हम उन्हें मना लें और उसके बाद APC होगी। लेकिन आपको लगता है कि 9 मन तेल भी नहीं होगा और कोई नाचेगा भी नहीं, ऐसे ही लगता है आपको? मैं नहीं समझ रहा। अगर ऐसा करेंगे तो इनकी पार्टियों में दोनों किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान को 5 साल दिए जाएं, और वो ये जितने लोग बोल रहे हैं ये सारे वही लोग बोल रहे हैं जो नैब के केस में नामजद हो चुके हैं। और जो लोग नामजद नहीं हैं, खामोश हैं घरों में, वो सुख चैन की नींद सो रहे हैं।
मीटिंग होती है तो चले जाते हैं, जिस दिन वोट उनको कहो कि डालने जाना है तो डालने जाते हैं, जिस दिन नहीं कहो तो नहीं जाते। हाँ। अब क्या हुआ है देखें ना, आप इस कौम के मेंबरों का देखें ना जी, इस कमरे में 65 मेंबर हैं, इस कमरे में ये दीवार है बीच में, इसमें जाते हैं तो 46 रह जाते हैं। हाँ। और हलफ दे के यहाँ से जाते हैं और यहाँ ये इन मेंबरों की आप बात करते हैं। और रात में जब खाना होता है तो फिर सारे के सारे आ जाते हैं। सारे आ जाते हैं, फिर एक दूसरे को कहते हैं कि मुझसे तो कसम ले लो, मैंने तो वोट दिया है। सही है। लेकिन ये शेख साहब, मौलाना साहब भी तो इतने बोले नहीं है। मुझे ये हैरानगी है कि मौलाना साहब आप कहते हैं कि ओ जी मुझे यकीन दहानी कराई गई थी कि मार्च तक जो है वो हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, देखें नहीं भेजा गया। मौलाना साहब इतने बोले कब से हो गए, उनको किसी ने यकीन दहानी कराई, वो यकीन कर बैठे, मतलब ये समझ में नहीं आई बात। देखे ना, मैं कहूँ कि फलां बंदा मेरे पास आया था, उसने कह दिया कि जी मार्च में, हुकूमतें इस तरह जाती हैं कि फजलुर रहमान आ जाए और कहे जनाब अली मुझे यकीन दानी। फजलुर रहमान बच्चा है, मुफ्ती महमूद का बेटा है, जिसने भुट्टो को आगे लगा के रखा था। जी हराया था। जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को हराया था उसका बेटा है, उसके पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, कोई उसके पास काम धंधा नहीं है। वो कह रहा है कि भाई बाहर निकलो असम्बलियों से। ये बाहर निकलते हैं, सिंध की हुकूमत ये छोड़ते हैं, कल ये सिंध की हुकूमत छोड़े, इनको इनके महल्ले वाले ना छोड़े, इनको इनके गांव वाले लोग ना छोड़ें, जो हमारी सोचें हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सोचें अवाम की है। कराची ले डूबे इनको, इस कचरे में कई लोग बह जाएं अगर ये हुकूमत छोड़ें तो। कौन छोड़ता है जी हुकूमत? बसा बसाया घर कौन उजाड़ना चाहता है? ये तो केसेस हैं जो चल रहे हैं, वरना तो इनका कोई अमल दखल नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो मुफ्ती महमूद का बेटा मौलाना फजलुर रहमान जो कि घाक सियासतदान है, वो ऐसे कैसे किसी की यकीन दहानी पर यकीन कर बैठे? या पता उनको भी था कि ऐसा कुछ होना नहीं है, वो सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान दे रहे थे? देखें, दुनिया में सबसे मुश्किल काम धरना देना है। मैं 126 दिन इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ। हाँ। एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, एक दिन भी, और मैं हर रोज़ वहाँ तकरीर करता था। धरने का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल काम है। धरने का खर्चा जो है वो आप कई 100 करोड़ लगा लें, कई 100 करोड़ के अलावा नहीं होता, तो वो लंबा धरना दे ही नहीं सकते थे। या वो लड़ाई करते, मार कुटाई करते, और उन्होंने वापसी का रास्ता निकाला। अक्लमंद आदमी है, उसने कहा जान छुट जाए तो बेहतर है। किसी को अंदाज़ा नहीं कि धरना कितना मुश्किल काम है। और फजलुर रहमान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सियासी गलती की, और उसको पहली दफ़ा ये चालाक बने। मौलवी हमेशा दूसरों के जलसे में जाके तकरीर करते हैं। पहली दफ़ा मौलवी के जलसे में आके पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने तकरीरें की। उन्होंने बजाय इसके कि वो उनके जलसे में कोई आए, उन्होंने किसी का लगाया जलसा जो है क्राउड कैश करने की कोशिश। ये पहली दफ़ा उनके साथ हुआ। दूसरी दफ़ा वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जब तक कि वो डू एंड डाई की पोजीशन में ना आ जाए। धरना कंटिन्यू करना आसान काम नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि धरने को कंटिन्यू करना और इतने क्राउड को सुबह शाम साथ रखना बड़ा मुश्किल। तो पीटीआई के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए थे धरना चलाने के 126 दिन? पीटीआई के पास डोनर बहुत हैं जी। अच्छा। पीटीआई के पास जो हैं उस पर ट्रस्ट करते हैं। पीटीआई, इमरान खान जो है वो क्राउड पुलर भी है और डोनर पुलर भी है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ वो क्राउड पुलर है। तो ये कई 100 करोड़ का जो धरना होता है, आपने जैसे बताया, वो डोनर्स के पैसों से हुआ। कई 100 करोड़ का मतलब है 100-150 करोड़ तो लग ही जाते हैं। डोनेशन आ गया इतना। डोनेशन कुछ लोग खुद भी तो करते हैं ना। पीटीआई में वर्कर जो है शेयर करता है अपने आप को। पीटीआई में डोनेशन का एक अच्छी सोच है। जब कोई ऐसे हालात हों तो लोग डोनेट करते हैं। कंटेनर में कई लोग आके मेरे सामने चंदा देते थे। डोनेशन से याद आया, तरीन साहब का कुछ बनेगा मामला आपके ख्याल में? जो होना था वो तो हो गया, बनेगा तो क्या बनेगा जी। नहीं मतलब कोई लगना था वो लग गया। दोबारा कोई वो ताल्लुक वैसा, या अभी फिलहाल तो मुश्किल ही लगता है। देखें, मैंने कहा था कि माफिये से लड़ना आसान काम नहीं। खुद कई लोग मेरे मुखालिफ हो गए कि शेख रशीद कैसी बातें करता है, और शिकायतें लगाने वाली बातें की लोगों ने। तो अब देखें, सिंध कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई उस जो शुगर वाले हैं उनके खिलाफ तो ये बहुत बड़ा फैसला आ गया।
और शुगर माफिया को डील करना कोई आसान काम तो नहीं। इमरान खान ही हिम्मत करे तो कुछ हो सकती है, बाकी तो बड़ा मुश्किल काम है। तरीन साहब के साथ ठीक हुआ या ज्यादती हुई? ये नहीं मुझे पता, ये आप वो बातें, अब मुझे अब वो अपनी मासूमाना सवालों पे आ गए। मैं आपके मासूमाना सवालों के घेरे में नहीं आता। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ सर। हाँ, मैं इतना बोला नहीं हूँ कि आपके मासूमाना सवालों के घेरे में आऊं। आप इस पे तबसरा नहीं फरमा रहे, यही इस बात की हसासियत बता देने के लिए काफी है। मैं तो सवाल ये आप जिस तरफ मर्जी ले जाएं, जिस तरफ मर्जी ले जाएं, ये आपका मासूमाना सवाल फेल हो गया। नहीं फेल नहीं, आपने कहा जवाब नहीं देना, बट ठीक है सही, आप तो सवाल करेंगे, बाकी आपकी मर्जी, आप इसका जवाब देना चाहें। नहीं, मुझे क्या पता कि जब तक उसका कोई नहीं। इत्तेहादियों की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी, सवाल पूछने का मकसद ये है कि अपोजिशन जो सारे जो उम्मीदें लगाए बैठी हैं वो इसी से लगाई बैठी है ना कि जनाब इत्तेहादी आगे पीछे हों तो नंबर गेम खराब हो जाए, तो खान साहब के लिए मसला हो जाए। जमाली साहब एक वोट की अक्सरियत से वजीर आज़म, विल्सन एक वोट की अक्सरियत से, कितने लोगों के नाम मैं आपको बताऊं। इत्तेहादी जो हैं, चौधरी हमारे भाई हैं, शुजात भाइयों की तरह, कोई मसला नहीं खड़ा करेंगे। वो मसला खड़ा करके खामखा किसी और को मौका देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जो उनके एतराज़ात हैं, गिले शिकवे हैं, वो आपके ज़रिए करते रहेंगे। वो मीडिया के ज़रिए अपने गिले शिकवे करते रहेंगे, लेकिन ये कहना कि वो इमरान खान की हुकूमत के लिए मसला बनेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल यही कहने लगा था, परवेज़ इलाही को, और आपने मुंह की बात छीनी, में कहने लगा था कि परवेज़ इलाही और बुज़दार को हाँ बिल्कुल साथ देखेंगे। हाँ, मैं यही कहने लगा था कि मेरा भी ख्याल है कि वो कोई इंतहाई इकदाम तो नहीं उठाएंगे, लेकिन ये तो बहरहाल फैक्ट है कि वो नाराज हैं, शिकवे हैं उनको, इसका कभी खुल के इज़हार नहीं करते ज़्यादा, लेकिन हैं शिकवे अपनों से होते हैं। सियासत में लोग शिकवे बाप बेटे में हो जाते हैं। शिकवे बाप और बेटे को इलेक्शन लड़ते देखा है मैंने, दोनों भाइयों को इलेक्शन लड़ते देखा है, तो इसका तो ये तो सियासत में लगे रहते हैं। बल्दियाती हो रहे हैं शेख साहब? पता नहीं, शोर तो है कि हो रहे हैं। अभी तक मेरे तक तो कानों में ये आवाज़ पहुंची है कि बल्दियाती हो रहे हैं। इन हालात में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं, जब इस पे डिस्कशन होगी कैबिनेट में, फिर अपनी राय दूंगा। सरेआम राय देने का तो कोई फ़ायदा नहीं। सही है। यहाँ कराची में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर बल्दियाती होते हैं, तो फिर देखेंगे हम कि MQM और PTI साथ लड़ते हैं या एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, फिर मेयर की क्या जंग होती है, वो एक अलग पूरा एक माहौल बनेगा। लेकिन अभी देखते हैं कि बल्दियाती की तरफ मामला जाता भी है या नहीं जाता। लेट्स सी। कंक्लूड करते हैं शेख साहब ज़रा सारी बहस को। मरियम नवाज शरीफ साहबा, आपके ख्याल में अब जो बोली हैं तो बोलेंगी मजीद, या फिर दोबारा मामला म्यूट की तरफ चला जाएगा? फिर ऑफ कोर्स उसे बोलना चाहिए। अब जो बोल पड़ा है उसे बोलते रहना चाहिए। मैं अगर अपोजिशन में होता तो और ये सोचता कि अब मेरी ये जगह आ गई है कि अब मैंने पत्थर ही मारने हैं, तो अगर पथराव हमने करना है और उधर से ये कोई सोचे बैठा है कि उधर से फूलों की निछावर होंगे, फूल निछावर होंगे, फूलों की पत्तियां भेजेंगे, तो ऐसा अब नहीं होगा। जो उन्होंने अपने दिल की बात थी और सोच थी, वो कई एक साल के बाद दोबारा उनमें आ गई है, और ये किसी को शक नहीं था कि उनकी सोच क्या है। वो क्यों रुकी हुई थी, ये जवाब वो दे सकती हैं कि बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी था या सियासत करना ज़्यादा ज़रूरी था। अब वो सियासत की तरफ बढ़ी हैं तो उन्हें बढ़ना चाहिए, ये उनका राइट है। मैं तो नहीं कहूँगा कि वो सियासत में ना बढ़े, ज़रूर बढ़ें जी, बढ़ के बढ़ें, लेकिन उनकी सियासत शहबाज शरीफ की सियासत को ले डूबेगी। मैं फिर फिक्रा दोहराता हूँ कि उनकी सियासत अपने चचा और अपने कज़न की सियासत को बुरे तरीके से ले डूबेगी। कैसे? ये वक्त बता देगा आपको, क्योंकि जो पेशबंदियाँ और जो मामलात शहबाज शरीफ की सोच या जिस तरह की वो दम दरूद करवा रहे हैं, वो सारे नाकाम हो जाएंगे और उल्टे बांस बरेली को हो जाएंगे। सही। शेख साहब हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ मासूमाना सवालात करने हैं आपसे मजीद ब्रेक के बाद। मिलो दूर खुशियाँ भेजते हो, हाँ त्योहारों में ऐसे शरीक होते हो, कामयाबी का साज हो तुम, मेहनत का ताज हो तुम। इन्हीं खुशियों को तुम्हारे प्यारों तक पहुंचाता है बैंक अल-फलाह रेमिटेंस, हिफाजत से कानूनी तरीके से। कैश ओवर काउंटर के जरिए पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 700 से जायद में से किसी भी ब्रांच में, या आसान रेमिटेंस और अल्फा रेमिटेंस अकाउंट के साथ सीधा बैंक अकाउंट में
और जो बनते हैं जरिया आपकी खुशियों का। बैंक अल-फलाह रेमिटेंस बनता है जरिया उनका। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। कौन कहता है सब पहले जैसा हो जाएगा? आओ, अपनों को अपना वक्त भी दें, खुल के मुस्कुराएं। चलो अहद करें, सिर्फ रेस्टोरेंट, स्कूल, बाजार नहीं, दिल को भी खोलना सीखेंगे। कोका कोला, अब खुलें दिल। पिछले 50 सालों की तरह हम ऐसी ही खुशियां बांटते रहेंगे। पीक फ्रेंड्स, स्प्रेड द जॉय। अभी स्टार 408 हैश मिलाओ और जैज फुल बैलेंस ऑफर से 100 या ज़ायद की रिचार्ज पर पूरा बैलेंस पाओ। जैज, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क, दुनिया को बता दो। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। Introducing Peak Freeze Choco Lava. Peak Freeze Choco Lava. Bigger and chunkier. पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाएं और किसी भी अफवाह पर कान न धरें। मैंने इस बारे में पूरी तहकीक की है। अल्हम्दुलिल्लाह शरई एतबार से भी और तिब्बी एतबार से भी इसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है। इसलिए मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ कि पोलियो की जो मुहिम मुल्क में शुरू हो रही है इसका हिस्सा बनें, कामयाब इसको करें, अपने बच्चों को इसके कतरे पिलाएं और अपने बच्चों की ज़िंदगी को महफूज करें। राया लाहौर DHA फेज 6 की बेमिसाल लोकेशन पर वाक़ है। कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट मटेरियल से बने एक किनाल के लेविश एंड कंटेम्प्रेरी विलास, 400 एकड़ कुशादा, एक शानदार गेटेड कम्युनिटी। बुकिंग के लिए 11133333 ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। शाही की हर प्रोडक्ट मकबूल से मकबूल तर, लजीज से लजीज तर। शाही का है तो अच्छा ही होगा। Introducing Peak Freeze Choco Lava. Peak Freeze Choco Lava. Bigger and chunkier. तू बदलेगा तो बदलेगा, तू बदलेगा सब बदलेगा। जो आज तेरी की छाई है तू रोशनी इसमें भर देगा। घर पे रहो तुम अपने, फैलाओ ये पैगाम, तेरे मेरे हाथों से होगा सिर्फ पाकिस्तान, होगा साफ पाकिस्तान। चाय के चाहने वालों के अंदाज कई, और जो समझे हर एक निराले अंदाज को, वो है टपाल, हमारी नेशनैलिटी। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। आमरस से ना लेना टक्कर, ये असली आम के फन का टॉपर। हिलाल कैंडीज के अंदर टेस्ट का समंदर। हिलाल कैंडीज। संग तारे 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 सोंदी सोंदी राहों पे। पाकिस्तान के नंबर 1 नेटवर्क की तरफ से आजादी मुबारक। Pakistan's number 1 network, Zong 4G. Zong 4G अब है पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क। Zong 4G, एक नया ख्वाब। फिलिंग की खट्टी पावर, बिगर बिगर सुपर सावर। हिलाल कैंडीज के अंदर टेस्ट का समंदर। हिलाल कैंडीज। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला, रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। इन दागों को बनाते हैं और सख्त। अब इन जिद्दी दागों का सफाया करेगा नया एरियल। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे सख्त दागों की गहराई से सफाई, सिर्फ एक धुलाई में।
तो रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा? छोटे कारोबार के लिए, मोहल्ले के कारोबार के लिए, सबके लिए, मुस्कुराहटों के लिए, यादों के लिए, दूर से आने वालों के लिए, चाहे आप कोई भी हो या जो भी खरीदना चाहें, सब शुरू होता है एक फैसले से। हर खरीदारी एक जिम्मेदारी। Introducing Peak Free's Choco Lava. ज़्यादा chips और ज़्यादा thrill. Peak Free's Choco Lava. Bigger and chunkier. शाही की हर प्रोडक्ट मकबूल से मकबूल तर, लजीज से लजीज तर। शाही का है तो अच्छा ही होगा। दिन भर की मेहनत के बाद अपने घर लौटने पर मिलता है कितना सुकून। ग्रोव रेजिडेंसी, जहां है आला रहाइश का वो मयार जिस पर है सबको एतबार। डॉलमन ग्रुप के एतमाद के साथ ग्रोव रेजिडेंसी ने दिया मुझे मेरा वो घर जो आज मेरा अपना है। ग्रोव रेजिडेंसी, a place called home, a project by the Dolman Group. पिछले 50 सालों की तरह हम ऐसी ही खुशियां बांटते रहेंगे। Peak Friends, spread the joy. झूठी खबर या गैर मुसद्दका मालूमात हरगिज मत फैलाइए। बराए मेहरबानी कोई भी डिजिटल कंटेंट बनाने से पहले पाकिस्तानी कवानीन और अखलाकी इक़दार का एहतराम कीजिए। टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस और मजीद तफसीलात जानने के लिए टिकटॉक की वेबसाइट विजिट कीजिए। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय टिकटॉक। पिछले 50 सालों की तरह हम ऐसी ही खुशियां बांटते रहेंगे। Peak Friends, spread the joy. इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। चाय के चाहने वालों के अंदाज कई, और जो समझे हर एक निराले अंदाज को, वो है टपाल, हमारी नेशनैलिटी। मीलों दूर खुशियाँ भेजते हो, हाँ त्योहारों में ऐसे शरीक होते हो। कामयाबी का साज हो तुम, मेहनत का ताज हो तुम। इन्हीं खुशियों को तुम्हारे प्यारों तक पहुंचाता है बैंक अल्फला रेमिटेंस। हिफाजत से, कानूनी तरीके से। कैश ओवर काउंटर के जरिए पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 700 से जायद में से किसी भी ब्रांच में, या आसान रेमिटेंस और अल्फा रेमिटेंस अकाउंट के साथ सीधा बैंक अकाउंट में, तो जो बनते हैं जरिया आपकी खुशियों का, बैंक अल्फला रेमिटेंस बनता है जरिया उनका। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। मुफाहमत का कोई रास्ता नहीं रहा। मैं अपनी किश्ती तो नहीं डुबा सकता उनकी वजह से। ये सिर्फ लाडले बच्चे ही नहीं है, ये बिगड़े हुए लाडले बच्चे हैं। कोई कह रहा है आप नाबालिग सियासत कर रहे हैं। पैनामा के बाद मुझे पता चला मैं इतना बुरा हूँ। तुम्हारा इंतखाबी निशान शेर है, गीदड़ों से डरने का क्या मतलब? जो अपने सूबे में चूहों से जंग नहीं लड़ सकते, वो शेरों से क्या पंगा ले रहे हैं। वाकई अब ट्रेन निकल ही जाएगी, बैठ जाए इसके अंदर। आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया। आप वतन कब वापस आए? मैं आऊँगा एट द राइट टाइम। देखिए प्रोग्राम एतराज है जुमे और हफ्ते की रात 8:03 पे सिर्फ ARY न्यूज पर। जी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर में शेख साहब, ये आपने सब बंदियों की बात की, आलमी सतह पर बड़ा दिलचस्प एक सारा मामला बन रहा है ना, और नई सब बंदियाँ होती नज़र आ रही हैं। ये लबनान के धमाके, वो इसराइल का मामला, इसराइल का वज़ीर आज़म जो अपने जो लोकल पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है वो अलग है, फिर वो इसराइल और UAE का मुआहिदा, पाकिस्तान का उस पर एक बड़ा मोहतात रद्द-ए-अमल, तुर्की का उस पर बड़ा हार्श रद्द-ए-अमल, ईरान का हार्श रद्द-ए-अमल। कोई मोहतात रद्द-ए-अमल नहीं जी। मैं कौम की तरफ से बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में उसकी सियासत का आखिरी दिन होगा जो इसराइल को तस्लीम करेगा। ये मुसलमान नामूस रसालत पर और ख़त्म नबूवत पर और इस्लाम के साथ जी क्या हुआ बेंगलोर में,
क्या हुआ बेंगलोर में कि एक फेसबुक पे किसी ने उनकी आप माँ को गाली दें, बहन को दें, मुसलमानों की बेटियों को दें। जब आपने हजूर के ख़िलाफ़ एक छोटा सा ग्राफिक निकाला, वहाँ तो नौजवान बाहर निकल आए, उन्होंने थानों को आग लगाई दी, थानों गोलियाँ खाई, 3 नौजवान शहीद हो गए, 40 ज़ख्मी हो गए। उन्होंने कहा हमारे जिस मर्ज़ी को गाली दो, पर नबी की शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती, ख़त्म नबूवत में कोई तरमीम नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती। इक़्तिदार आना, इक़्तिदार जाना कोई चीज़ नहीं है। हम आशिक़ रसूल हैं, रसूल के इश्क में जीते हैं और इश्क के रसूल में मरते हैं। सही है। तो इस सारे आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की पोजीशन ऑकवर्ड नहीं होगी आपके ख्याल में? पाकिस्तान देखें, अब इंडिया जो है वो ज़्यादा तन्हाई में गया। भूटान निकला है, नेपाल निकला है, चीन के गिर्द वो घेरा डालने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, चीन के लिए कोरिया को, चीन के लिए ताइवान को, चीन के लिए लंदन को, कनाडा को। लेकिन पाकिस्तान का जो हमसाया है, पाकिस्तान चीन की दोस्ती पे फ़ख्र करता है। और मैंने आज ही आपको बताया कि मेरी ज़िंदगी का 14 साल पहले मैंने ML1 का दस्तखत किए थे। आज इमरान ख़ान की क़ियादत में ML1 की मंजूरी हुई है, और जिसमें मैं हफीज़ शेख का भी और असद उमर का भी और जनरल आसिम बाजवा का भी, और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने वो काम किया कि आप देखेंगे कि इसका क्या रिस्पांस होता है और लोगों में कितना इनकलाब आता है। सही है। शीरी मज़ारी साहबा का आपने बयान देखा होगा, वो कहती हैं जनाब इमरान खान साहब ने बड़ा तगड़े तरीके से तन्ने तनखा जो है वो बयानिया बदला है कश्मीर के हवाले से, लेकिन दफ्तर खारजा सिफारतकार हमारे वो उस अंदाज से उसको लेके आगे नहीं चल सके, वरना मामला बहुत बेहतर होता। इससे बेहतर क्या होता कि हर जगह एक आदमी, अब इससे बेहतर तो जंग है ना, वो तो फिर उसी वक्त होगी जब खुदा ना खास्ता कि इंडिया ने हम पर चढ़ाई का फ़ैसला कर लिया जाए। कश्मीर के लिए इमरान खान हर जगह लड़ रहा है, यूनाइटेड नेशन में लड़ रहा है, हर तकरीर कर रहा है, ट्वीट कर रहा है। उसकी तरह वो पगड़ियाँ तो नहीं पहना रहा, साड़ियाँ तो नहीं दे रहा मोदी को अपने घर बगैर किसी। देखें हालात बदलते कब हैं। जब जमाली साहब अमेरिकन से 1 to 1 मिले, हालात बदल गए। जब मोदी से मिले नवाज शरीफ साहब 1 to 1 और उसमें कोई बंदा मौजूद नहीं था, और मिलते भी रहे अलग, और फ़ोन बाहर से करते रहे उसको, बाहर के मुल्कों में जाके, तो उनकी सूरत हाल मशकूक हो गई। ये अजीम फ़ौज है, यहाँ अजीम फ़ौज का अदारा है, और पाक फ़ौज के अजीम जर्नैल हैं और आर्मी चीफ़ हैं। सो ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले में कोई मौका मिले तो उसको ज़ाया करे। उसको ज़रूर हर सूरत में कश्मीर के मसले के साथ खड़ा होना है। राइट, ठीक। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब मौजूद थे, मुल्क की सियासी और आलमी नए मंजरनामे पर बात कर रहे थे। ज़िंदगी रही सेहत, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। किस किस करूँ? पहुंच गए ना आपके पास भी? हाँ। आपको लगता था पहुंच जाएंगे? गोली मार लेता तो कितना लगता था यहाँ से निकल जाओगे? ऐसा लगता था कि खुदकुशी कर लो, बहुत दफा करने की कोशिश करी पर अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप ऐसे मोहसिन अल्लाह के हुक्म से आएगा। कितनी बस्तियां जलाई गई हैं? बहुत है, हम तो इंफॉर्मेशन जानता है। इस वक्त हम शाम की सरहद ही पर वाक़ एक घर में मौजूद हैं, और ये घर एक निजी अस्पताल की हैसियत इख्तियार कर गया है। जंग का मजा अभी आया और इसके बाद आया। देखिए सरेआम जुमा और हफ्ते की शाम सिर्फ ARY न्यूज पर। पॉलिटिक्स में यही होता है कि आप एलिगेशन लगाते हैं, दूसरा उसका जवाब देता है, बजाय इसके कि जी उसने भी तो चोरी की थी। जनरल परसेप्शन यही है कि शायद ये हर्ड इम्यूनिटी। हम ये नहीं चाह रहे कि दानिशमंद सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी हो जाए और सब ठीक हो जाए। हमने कोई डील ना की है, नाम करते हैं, नाम करेंगे। 18वीं, 19वीं और 20वीं तीनों जो तरमीम है उनमें कई लूप होल्स हैं। जो वफाक ने लगाया वो कौन सी एलीट थी जिसने ये कर्फ्यू लगा दिया? एक किस्म का तासुर आ रहा है कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन खत्म हो गया। हम तो लॉकडाउन को मजीद सख्त करेंगे। नून जो है 18वीं तरमीम पे नैब की अमेंडमेंट के साथ राजी हो जाएगी।
देखिए